Students, this is the second part of chapter 1 Introduction to Insurance, and the topic is type of insurance. There are two type of insurance. First is life insurance and second is general insurance. So, let's talk about life insurance. History of life insurance. Insurance has a very old history in India, and some context of insurance are available in Manasmurti, Dharmashastra and Arthashastra. यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है और जो हमारे मानुस्मृति धर्मशास्त्र हैं अर्थशास्त्र हैं उसमें भी इसका कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। लेकिन बेसिकली जो इंश्योरेंस शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? मरीन ट्रेड से, जो समुद्रों के थ्रू जो ट्रेडिंग की जाती थी, ठीक है, उसमें मरीन ट्रेड के लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे और वहाँ से इंश्योरेंस का जिक्र शुरू हुआ था। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18th सेंचुरी में इंश्योरेंस को स्टार्ट किया था। कुछ कंपनीज़ हैं जैसे ग्रेट ब्रिटेन से जिन्होंने इंश्योरिंग स्टार्ट की थी। जो ब्रिटिशर्स इंडिया में काम करते थे उनकी इंश्योरेंस का काम करती थी ग्रेट ब्रिटेन की कंपनीज़। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में अगर हम बात करें तो कलकत्ता में हुई, इस्टेब्लिश की गई 1818 में, जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1823 में भी इस्टेब्लिश की गई, दैट इज़ द बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और इनका काम क्या था? ये बिजनेस को इंश्योर करती थी फॉर 2 to 3 years के लिए ये इंश्योर करती थी। एक मद्रास इक्विटेबल कंपनी भी थी जो 1829 में एग्जिस्टेंस में आई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1818 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई, फिर 1823 में मुंबई में और 1829 में मद्रास इक्विटेबल कंपनी एक थी जो इस्टेब्लिश हुई। लेकिन ये जल्दी ही फेल हो गई। क्यों? क्योंकि इनकी जो बिहेवियर था, काम करने का तरीका था, वो अनएथिकल था। अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से ये कंपनीज बंद हो गई। इसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक इंश्योरेंस एक्ट वो लेकर आए 1870 में, और बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी है वो इस्टेब्लिश की गई, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद 1914 में सैचुटरी कुछ मेजर्स लेकर आए गए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट बनाया, दैट इज़ द इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, ठीक है। और इसके बाद 1928 में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट बनाया गया, जो दोनों तरह के इंश्योरेंस करते थे, लाइफ इंश्योरेंस भी और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी। अगर हम देखें तो बहुत सारे एक्ट बीच में आए गए जिनमें अमेंडमेंट्स की गई और उनको अमलगमेट किया गया। लेकिन जो मेन अमेंडमेंट्स थी दैट वाज इन 1956, जब गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन का नोटिफिकेशन निकाला जिसमें जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उनको कंबाइन करके एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी बनाया गया, दैट इज़ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया गया? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में काम कर रही थी 1956 के समय, जितने 245 आप कह सकते हो 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरर्स थे, उनको LIC में मर्ज कर दिया गया। 2000 में IRDA जब इस्टेब्लिश हुआ, आप इसे कहते हो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब इस्टेब्लिश हुई तो इन्होंने क्या किया? इंश्योरेंस के मार्केट को, यानी कि आप देखोगे 1956 के थ्रू तो इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया कि भाई प्राइवेट लोग नेशनल इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन 2000 में जब IRDA को इस्टेब्लिश किया तो इन्होंने इंश्योरेंस के मार्केट को ओपन कर दिया फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स, फॉर द प्राइवेट बिजनेस होल्डर्स। और इसके साथ ही जो फॉरेन कंपनीज थी उनको भी ये अलाउड किया गया कि वो इंश्योरेंस कंपनी में 26% तक की हिस्सेदारी रख सकती हैं, ठीक है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, FDI आपने सुना हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 26% तक हो सकती है। सेकंड बात करें अगर हम जनरल इंश्योरेंस की, कि जनरल इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है, क्या ट्रैक रहा है, तो इसे 17th सेंचुरी के आसपास जनरल इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बेसिकली रीज़न क्या था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ हो रहा था, वो इसका मेन रीज़न था। और जो मेन इंश्योरेंस किया जाता था वो था मरीन ट्रेड लॉसेस का, यानी कि समुद्र के तरीके से, या कह लीजिए समुद्र के रास्ते से जो सामान जाता था उसका इंश्योरेंस करना मेन जो था काम होता था उस समय। इसके बाद क्या हुआ? 1666 में फायर इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ, जब इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी आग लगी, बहुत सारे आप कह लीजिए बहुत सारे घर जल गए, 85% तक घर वहाँ पर जल गए। तो इसके बाद 1681 में निकोलस बार्बन और उसके 11
साथी थे जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश की। और जैसे ही ये कंपनी सक्सेसफुल हुई, उसी के साथ बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्टेंस में आ गई। एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस है वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। रेलवे पैसेंजर इंश्योरेंस है वो 1848 में इंग्लैंड में शुरुआत की गई बाय रेलवे सिस्टम। और जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, नेशनल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स भी चलाए, किसके लिए, सिकनेस और ओल्ड एज के लिए। ये थे अलग अलग जगह जो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने ये चलाए थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या क्या हुआ। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट कंपनी थी वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुई फॉर जनरल इंश्योरेंस, दैट इज़ द टेरिटोन इंश्योरेंस 1850 में, जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश की थी। इसके बाद इंडियन मर्सेंटाइल इंश्योरेंस एक्ट आया 1907 में, जो हर तरह के बिजनेस कह लीजिए ट्रांजैक्शंस करता था, जनरल इंश्योरेंस किए जाते थे अलग अलग चीज़ों के। 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया ताकि भाई इंश्योरेंस का जो काम है वो फेयर कंडक्ट हो सके, एथिकल बिहेवियर से बिजनेस किया जाए। इंश्योरेंस एक्ट आया 1968 में, जो आपका इंश्योरेंस एक्ट आया था उसको अमेंड किया गया, ठीक है, यानी कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई। सेम एज इट इज़ 1972 में नेशनलाइजेशन किया गया जनरल इंश्योरेंस का, और जितनी भी कंपनीज थी, ठीक है, उनको उनका अमलगमेशन कर दिया गया 4 मेन कंपनीज़ में, जो कौन सी थी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया 1972 में, और सारी जितनी भी 4 कंपनीज थी, ठीक है, उनको अमलगमेट, यानी कि वो एक तरह से सब्सिडरी की तरह काम करने लगी, किसकी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। लेकिन इन 2000 आप देखेंगे जो IRDA है, यानी कि पहले जो GIC वो क्रिएट किया गया और सब्सिडरी के तौर पर काम किया इन 4 कंपनीज़ ने। लेटर ऑन इन 4 कंपनीज़ को भी फ्री आउट कर दिया गया, वो GIC की, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की एक तरह से सब्सिडरीज नहीं रही बाद में। इन 2000 IRDA आया तो उसने प्राइवेट सेक्टर के लिए सेम एज इट इज़ जैसे लाइफ इंश्योरेंस का उसने ओपन किया था, जनरल इंश्योरेंस को भी ओपन कर दिया, और वहाँ पर भी फॉरेन कंपनीज़ की जो हिस्सेदारी थी वो 26% हो सकती थी और रख सकते थे। तो ये था जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री के बारे में। अब हम देखेंगे कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में कौन से इंश्योरेंस आते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं हम पहले। तो लाइफ इंश्योरेंस के आप इसमें अलग अलग तरह के नहीं होते, बस पॉलिसीज़ आपकी अलग अलग हो जाती हैं। कुछ टाइप्स इसमें अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ होता आती हैं, जबकि जनरल इंश्योरेंस में पर्टिकुलर इंश्योरेंस ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं वो कौन सी हैं। द फर्स्ट इज द वोल लाइफ पॉलिसी। वोल लाइफ पॉलिसी से नाम से ही पता चलता है, ऐसी पॉलिसी जिसका प्रीमियम आप पूरी ज़िंदगी पे करने वाले हो, लाइफ टाइम पे करने वाले हो। तो प्रीमियम क्या है, प्रीमियम वो कंपनसेशन है जो इंश्योर्ड पर्सन पे कर रहा है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को अपना रिस्क कवर करने के लिए। क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, और उस चीज़ के लिए उस रिस्क को कवर जब इंश्योरेंस कंपनी करती है तो उसके एवज़ में वो एक कंपनसेशन मांगती है, एक रेगुलर पेमेंट मांगती है, और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रिस्क के अकॉर्डिंग होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। तो वो लाइफ पॉलिसी के अंदर आप क्या करोगे, थ्रू आउट आप लाइफ टाइम तक, जब तक जीता है वो इंडिविजुअल जिसने अपना इंश्योरेंस कराया है, वो प्रीमियम पे करता है। द सम एश्योर्ड बिकम्स पॉसिबल ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन टू हिज नॉमिनी। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई आपको जो सम पे किया जाएगा वो लास्ट में उसकी डेथ के बाद किसको पे किया जाता है, नॉमिनी को ही पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एंडोवमेंट पॉलिसी। एंडोवमेंट पॉलिसी एक सबसे ज़्यादा, हम जो नॉर्मल इंश्योरेंस के बारे में जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ठीक है, वो एंडोवमेंट पॉलिसी ही ज़्यादातर लोग लेते हैं। ये ऐसी पॉलिसी होती है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जाती है, आपने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। जो सम एश्योर्ड है, जितने का आपने इंश्योरेंस लिया, या तो वो मेच्योरिटी पर पे किया जाएगा, भाई 10 साल के लिए लिया आपने, 10 साल तक आपने प्रीमियम पे किया, 10 साल के बाद आपको मेच्योरिटी पर वो अमाउंट मिल गया और आप जीवित हैं अभी भी, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है। सेकंड केस हो सकता है कि आपकी डेथ हो चुकी है, जो भी पर्सन जिसने भी इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ हो चुकी है, और वो क्या कर रहा है, उसको
उसकी डेथ के बाद उसके नॉमिनी को पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहता है विच एवर इज़ अर्लियर, कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो डेट ऑफ मेच्योरिटी पहले आ सकती है या फिर डेट ऑफ डेथ। नेक्स्ट इज़ दी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम से ही पता चलता है जब आप एक से ज़्यादा बंदे अपना जॉइंट इंश्योरेंस करवाते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में जितने भी सर्वाइवर हैं, जो जिन्होंने सर्वाइव किया है, उन्हें अमाउंट पे किया जाता है ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ दी एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में देखिए इसमें क्या कहता है, ये एक एस टाइप का इंश्योरेंस है जहाँ पर आप एक प्री डिटरमाइंड पीरियोडिक पेमेंट करते हो इंश्योर्ड को जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। इस पीरियोडिक पेमेंट ये आपकी कैसे भी हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि कोई लमसम पेमेंट इंश्योर्ड को नहीं पे किया जाएगा। दो पार्टीज़ हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है और इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस हो रहा है। तो इंश्योर्ड जो बंदा है जिसने अपना इंश्योरेंस किया है उसको एक रेगुलर पेमेंट मिलती रहती है, पीरियोडिक पेमेंट मिलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हो जाते हैं उनके पास मान लीजिए कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उनके बच्चे भी उनके पास में नहीं रहते, तो वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। पर एक घर है जो उनके नाम पर है, तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड होता है बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन, और वो लोग उस अमाउंट को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक साथ ना पे करके क्या करती है, क्वार्टरली पे करती रहती है। किसको, क्वार्टरली भी कह सकते हो, हाफ ईयरली भी कह सकते हो, आप ईयरली बेसिस भी, मंथली बेसिस पे भी कह सकते हो। किसको पे किया जाता है, उस इंश्योर्ड पर्सन को। यानी कि आप ये कह लीजिए इंश्योरेंस का पैसा वो पहले ही लेना शुरू कर देता है और उसके बेसिस पे उसने एक सिक्योरिटी क्या दे रखी है इंश्योरेंस कंपनी को, उसका घर। तो इस तरह से कहता है कि इस पॉलिसी में कोई भी लमसम पेमेंट नहीं की जाती। द एन्युटी प्लान्स में ऑल्सो बी ऑफर्ड इन विच पीरियोडिक पेमेंट आर टू बी मेड फॉर स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ ईयर्स। आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए भी इसे ले सकते हो। नेक्स्ट रहता है दैट इज़ द सिंकिंग फंड पॉलिसी। सिंकिंग फंड पॉलिसी में क्या कहता है, ऐसी पॉलिसीज़ जो फर्म्स और कंपनीज लेती हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सकें जो आगे उनको फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। यानी कि उन्हें कोई मशीनरी है जो आप ये कह लीजिए रिप्लेस करनी है 4 साल के बाद, तो वो आज ही सेविंग करना चाहते हैं। तो सेविंग करने का पर्पज़ उन्होंने क्या सोचा, भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं और उससे लास्ट में हम उसमें इतना प्रीमियम पे करते रहेंगे कि हमें उतना अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह की भी सिंकिंग फंड पॉलिसीज़ भी आपको अवेलेबल होती हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटी और टू फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कब होती है, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ का ग्रुप इंश्योरेंस यानी कि इकट्ठा सबका इंश्योरेंस करवा देता है। तो नॉर्मली ये कंपनीज करवाती हैं या एसोसिएशन करवाती हैं अपने मेंबर्स की, और लेकिन पॉलिसी एक ही इशू की जाती है ऑन द नेम ऑफ दैट ग्रुप, यानी कि उस कंपनी के नेम पे। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो कंपनी है वो एक लमसम अमाउंट पे करती है, किसको, उस पर्सन को, ठीक है, जो नॉमिनी होगा या बेनिफिशियरी होगा इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसके डेथ के केस में, ठीक है, वो पर्सन अपना एक नॉमिनी बना के रखता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में इतना अमाउंट इस पर्सन को पे किया जाएगा जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है। तो इसमें कोई मेच्योरिटी अमाउंट नहीं है, डेथ के केस में ही पे किया जाता है ये। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रीमियम है वो कंपैरेटिवली लो होता है दूसरे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। एक आता है आपका मनी बैक प्लान्स। मनी बैक प्लान्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट, आप कह लीजिए पीरियोडिक पेमेंट की जाती है या फिर पार्शियल पेमेंट की जाती है, जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन दी के, ठीक है, और अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह लीजिए डेथ हो जाती है उस पॉलिसी पीरियड के दौरान, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको पे किया जाता है, प्लस बोनस भी दिया जाता है, किसको, नॉमिनी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैसी पॉलिसी है ये कि भाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो देते गए। जैसे अगर अभी हमने हाउस का एग्जाम्पल लिया इन केस ऑफ ओल्ड वाला, ठीक है, वो लोग क्या करते रहे, रेगुलर पे करते रहे, लेकिन उन लोग वो बुज़ुर्ग थे, तो बुज़ुर्ग की डेथ तो पहले भी हो सकती है, ठीक है। तो वो सारा पैसा क्या किया उन्होंने, वो दो पति पत्नी है मान लीजिए, कोई भी जो है
कपल है तो उस केस में क्या कहता है, जो मेन मान लीजिए पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है जिसका इंश्योरेंस करवाया गया था, और उसको अब तक क्या पे की जा रही थी, थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे किया जाता है, जैसे लाइक इन एन्युटी पॉलिसी में होता है। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो डेथ होने के बाद जो लमसम अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को यानी कि उसकी वाइफ को पे कर दिया गया जो उसकी बेनिफिशरी थी। ठीक है, तो ये थे अलग अलग टाइप के लाइफ इंश्योरेंस। अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में आपके आते हैं अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे पहला आता है ऑटो इंश्योरेंस, या फिर आप मोटर इंश्योरेंस भी इसे कह सकते हो। मोटर इंश्योरेंस जो होता है आपका, उसमें है मोटर ऑटो इंश्योरेंस में आपका क्या होता है, दैट इज़ कि आप अपनी किसी भी व्हीकल, पर्सनल या कमर्शियल व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो अगेंस्ट अ रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द मोटर व्हीकल और इट्स एसेसरीज, यानी कि उसके किसी भी पार्ट को कोई आपको डैमेज हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, थेफ्ट हो जाए, डेथ और इंजरी टू द ओनर, ड्राइवर और द पैसेंजर ड्यू टू द एक्सीडेंट भी। अगर आप जैसे कि डेथ हो जाती है तो उसमें भी इंश्योरेंस किस किस का करवा सकते हो, ओनर का, जो खुद उस गाड़ी का ओनर है, ड्राइवर जो चला रहा है उसका, और किसी पैसेंजर की भी। अगर मान लीजिए जो पैसेंजर भी आप कह सकते हैं, कोई पर्सन था जिसकी डेथ हो गई उस एक्सीडेंट के दौरान, लेकिन वो आपसे रिलेटेड नहीं था, तो उसका भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। थर्ड पार्टी को जो पेमेंट की जाए, जिसे हम थर्ड पार्टी भी कहते हैं, उसकी भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की तो है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ये हो जाती है जहाँ पर आप कह लीजिए सभी को ही इससे बेनिफिट होता है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर इसका बेनिफिट उठा सकती है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को यहाँ पे लॉस ज़रूर होना चाहिए, तभी वो क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस, थर्ड पार्टी वाला अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ दी फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस वन ऑफ द मेन इंश्योरेंस है, ठीक है, जहाँ पर आपको लॉस हो रहा है या कोई भी नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, गुड्स डैमेज हो रहे हैं, किसकी वजह से, आग की वजह से, फायर लगने की वजह से, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि स्पेसिफिक होता है ऑटो में भी और फायर इंश्योरेंस में भी, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी। एक साल का एग्जाम्पल ले लें कि एक साल का आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, एक साल का ऑटो इंश्योरेंस करा रखा है, इसे रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो जितना भी आपने इंश्योरेंस कराया था वो, या जो एक्चुअल लॉस आपको हुआ, ठीक है, उन दोनों में से जो कम होगा वो आपको पे किया जाएगा। इंश्योरेंस आपने 1 लाख का कराया, ठीक है, लेकिन 70,000 का ही नुकसान हुआ तो 70,000 पे किए जाएंगे। लेकिन अगर नुकसान 1,10,000 का होता है तो पे आपको 1 लाख ही किया जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट उतना ही है जितना कि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेबल। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या कहता है, ये क्लियर नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ इसमें क्या होता है कि जो ओनर है उसका उस प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, एक तरह से इंटरेस्ट होना चाहिए कि भी मेरा घर जल गया तो किसका नुकसान होगा, मेरा होगा। मेरी प्रॉपर्टी जल गई तो मैं किसका नुकसान होगा, मेरा होगा। ठीक है, आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करा सकते जो आपसे कहीं से भी रिलेट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ दी मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस की हम बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर जो इंश्योरर है वो किस तरह का इंश्योरेंस करवाता है भी, अगेंस्ट द लॉस रिलेटेड टू दी मरीन एक्टिविटीज, समुद्र से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख भी रहे हो भाई, जो आइकन शो किया गया है मरीन इंश्योरेंस के साथ, कि भाई जो समुद्र की वजह से जो हमें नुकसान होता है, मैरिट्रियम पेरिल्स भी कहते हैं, आप कह लीजिए इसको हम एक्सीडेंट या कैजुअलिटीज़ ऑफ सी भी कह देते हैं। ठीक है, जो तो वो सारी की सारी मरीन इंश्योरेंस की आती है। जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, अभी फायर लग गई, ठीक है, अचानक जहाज में पायरेट्स आ गए, लुटेरे आ गए, ठीक है, और कोई भी वॉर प्रिल्स हो गई, मतलब कहीं पे लड़ाई चल रही थी और आपका जहाज जा रहा था और उसकी वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि सारे के सारे यहाँ पर आप करवा सकते हो। और इसमें 4 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, हल इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, फ्राइट इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस जब आप पूरे के पूरे सामान को, पूरे के पूरे जहाज का इंश्योरेंस इकट्ठा करवाते हो। कार्गो जो उसमें सामान रखा है पर्टिकुलर, उसका इंश्योरेंस कराते हो। फ्राइट जो किराया है, कई जगह क्या होता है कि किराया ही बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, और सामान नहीं पहुँच पाया तो उस किराए का नुकसान ना हो तो उसका इंश्योरेंस आप करा सकते हो। लायबिलिटी इंश्योरेंस भी, थर्ड पार्टी की तरफ आपकी कोई लायबिलिटी बन जाती है जब वो सामान आप नहीं भेज पाते तो उसका भी इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। और जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, उसका क्या होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ ओनर ऑफ अ शिप हो या ओनर ऑफ अ कार्गो हो, ठीक है, मास्टर हो या क्रू ऑफ शिप जो वहाँ पर वेजेस के तौर पे काम करते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड होना चाहिए उससे, जो भी
आपका मेन शिप है उससे। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या आता है, देखिए एक नए टाइप का इंश्योरेंस है। ये बेसिकली होता है कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो होते हैं, इरेक्शन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा कोई प्लांट बन रहा है, मशीनरी इस्टेब्लिश हो रही है, अगर उसका कुछ ख़राब हो गया या कुछ वो डैमेज हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आप उसका भी करवा सकते हो और उसी दिन से करवा सकते हो जब आपने वो काम शुरू किया है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं, लाइक लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, बर्गलरी इंश्योरेंस जो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं, ठीक है। और एक दो इंश्योरेंस और हम डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे है नहीं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे कॉमन इंश्योरेंस जो आप सुन चुके होंगे, जहाँ पर आप खुद का इंश्योरेंस करा सकते हो, अपनी फैमिली का किसी भी इलनेस या इंजरी के लिए आप करवा सकते हो। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, वो एक तरह से आप ये कह लीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम कब कहते हैं, जहाँ पर आप क्षतिपूर्ति करते हो। जैसे कि अगर हम कह देते हैं जहाँ पर आप पैसा देके उसकी कमी को पूरा कर सकते हो, लाइक लाइफ इंश्योरेंस है, दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिफिकेशन भी कह सकते हो, इंडेमनिटी भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी के जानने की, किसी की डेथ के जो से जो लॉस हुआ उसको कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, पर एक कंपनसेशन है वो दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं, लाइक जनरल इंश्योरेंस में जितने भी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आते हैं, दे ऑल आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि उस क्षतिपूर्ति को आप पूरा कर देते हो। लेकिन कहता है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है is not a contract of indemnity and the insurer has to pay the money for the recovery from injuries or illness। कहता है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कह लीजिए जब भी किसी को भी कोई भी हेल्थ इशू होता है तो, ठीक है, आप उसको एक बार दे के पूरा नहीं कर सकते हो, जितना भी उसको कॉस्ट पता नहीं कितनी आए वो बियर करनी ही करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ द फेडिलिटी इंश्योरेंस। फेडिलिटी एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो एम्प्लॉयर करवाता है अपनी एम्प्लॉयज़ की, भी ऐसा ना हो कोई भी एम्प्लॉय है वो धोखाधड़ी कर दे या कोई भी नुकसान अगर एम्प्लॉय की वजह से उसे होता है तो उसका इंश्योरेंस उसे यहाँ मिलता है। लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, लाइफ स्टॉक में क्या होता है, आप कुछ ब्रीड्स का इंश्योरेंस कराते हो, कुछ ऐसे एनिमल्स का इंश्योरेंस कराते हो जो बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। अगर वो चले गए तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उनकी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से होता है, बाई फायर, लाइटिंग, फ्लूड, साइक्लोन, डिजीज़ आ गई कुछ भी, तो उसकी वजह से आपको जो नुकसान होगा उसको भरने का काम जो है वो कौन करता है, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस करता है। क्रॉप इंश्योरेंस नाम से पता चल रहा है, जब फसल का इंश्योरेंस कराया जाता है, भी किसी भी अनसर्टेन इवेंट में फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसमें आपका ट्री भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, शूट एंड वेजिटेटिव्स पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बर्गलरी इंश्योरेंस, जो हमने यहाँ पे पिक में आपको गिवन है कि आपका ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको नुकसान होने का हमेशा डर रहता है, या आप ऐसा कोई बिजनेस करते हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डर रहता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी या कोई चुरा के ले जाएगा, कोई घर में ताला तोड़ के आ जाएगा, कोई डकैत आ जाएंगे, तो उसमें आप बर्गलरी इंश्योरेंस करवा सकते हो। क्रेडिट इंश्योरेंस देखिए आपका कौन सा होता है, क्रेडिट इंश्योरेंस कह सकते हो आप, लाइबिलिटी इंश्योरेंस उसे कह सकते हो। क्रेडिट इंश्योरेंस देखिए कौन सा होता है, जहाँ पर आपने क्या है कि आपने उधार दे रखा है किसी दूसरे बंदे को, लेकिन उसने आपका पे नहीं किया, ठीक है, अगर वो पे नहीं करता तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो उसका इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर्स, ठीक है, कि उनसे पैसा ना आए तो। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस नाम से पता चल रहा है कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो आपको पता नहीं कितने रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, तो उनके लिए आप पहले इंश्योरेंस करवा सकते हो, लाइक इंजरीज, बैगेज है, इलनेस आ गई, डेथ होगी, मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल में जाना पड़ गया वो। एक आता है आपका लास्ट, दैट इज़ द वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। इसमें बेसिकली हम कौन सा इंश्योरेंस करते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो करवाता है कि भाई मेरे वर्कर्स कहीं काम करते वक्त उनके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट ना हो जाए, कोई इंजरी उन्हें ना हो जाए, तो उसका भरपाई वो कर सकता है बाय इंश्योरेंस, तो इसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, जो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस हमें मार्केट से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके डिस्कस करेंगे, दैट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। थैंक यू।